वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी थी। हमने देखा था कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमें पढ़नी है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यदि मैं बात करूं तो हमें एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड की 6 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम एसिड की पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक है, जनरली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें उसको किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही देखना पड़ता है केमिकल प्रॉपर्टी को। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करवानी पड़ेगी, रिएक्शंस करवानी पड़ेगी। फर्स्ट हम करवा रहे हैं एक्टिव मेटल्स के साथ में। ठीक है, अब कोई मेटल कितनी एक्टिव है, हाई एक्टिव मेटल है, मॉडरेटली एक्टिव मेटल है, लेस एक्टिव मेटल है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको आनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या हमने कभी नेम सुना है? तो आपने बिल्कुल नाम सुन रखा है। जब हमने प्रीवियस क्लास कंप्लीट की थी 9th क्लास में, तो हमने एक्टिविटी सीरीज भी एक टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा यदि नहीं आता है। तो एक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की अरेंजमेंट होती है लेस हाई टू लेस रिएक्टिव मेटल की। ठीक है, अब हमें देखना है कि यदि हम किसी एसिड की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ में करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यदि मैं बात करूं कि सपोज हमने डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक लिया और उसकी रिएक्शन करवा दी एक्टिव मेटल के साथ में। ठीक है, क्या लिया हमने, एक्टिव मेटल ली कोई भी और उसकी रिएक्शन करवा दी। या तो हमने ले लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4। तो जब भी हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास में हमेशा इस मेटल के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ओके, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक रिएक्शन की कि हमने क्या रिएक्टेंट लिए तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट मिला, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब पता होगी तो हमें कोई भी मेटल गिवन है और जो भी एसिड गिवन है उसके साथ हम रिएक्शन कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें ये याद होना चाहिए। अब यदि मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम ले लिया। ओके, मैग्नीशियम की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ में करवाते हैं। तो हमारे पास में इस मेटल का करस्पॉन्डिंग साल्ट क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगी। ओके, इस तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं। अब जो रिएक्शन होने के बाद में आप सब कुछ जितने भी इसके अंदर एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको देख लीजिए, वो बैलेंस है या नहीं है। इसका रीजन ये है कि हमें बैलेंसिंग देखनी ही पड़ती है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो वो आपकी सही रिएक्शन नहीं मानी जाती है। ओके, इसलिए जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन को चेक कर ले एक बार कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। और यदि बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंसिंग भी आती है तो हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट कि यदि हम एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन होता है। अब कुछ कुछ होती है जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है। ठीक है, जब आप एक्टिविटी सीरीज चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक आपका हाइड्रोजन होता है एक्टिविटी सीरीज में, उससे ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स होती है वो क्या मानी जाती है, एक्टिव मेटल्स होती है हाइड्रोजन से ज़्यादा। तो जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है उसमें से, एसिड में से, तो वो वही मेटल रिप्लेस कर सकती है जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती है, मोर एक्टिव मेटल्स होती हैं। ठीक है, यदि हाइड्रोजन से लेस एक्टिव मेटल है तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि वो उस एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, और रिप्लेस नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है वो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट नहीं बनाएगी और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो आपका लेड हो गया, कॉपर हो गया, वो सब ये रिएक्शंस नहीं देते हैं डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ में। क्या हमें रीजन समझ आया क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अब एक चीज आती है कि आपका जो नाइट्रिक, यहाँ पे हमने किसकी बात करी,
डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 की। आपका एक और एसिड हम पढ़ते आ रहे हैं जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। ओके, तो जब HNO3 की बात करते हैं तो क्या HNO3 की हम इसके साथ एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शंस नहीं करवा सकते? हम लोग HNO3 के साथ में एक्टिव मेटल की रिएक्शन नहीं करवा सकते। चलो ठीक है मैम, आपने बता दिया, हमने मान लिया हम नहीं करवा सकते हैं, बट इसका रीजन भी तो होना चाहिए क्यों नहीं करवा सकते हैं। सो इसका रीजन ये होता है, जो ये HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यदि हम इसकी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने सेपरेटली इस पे वीडियो बना रखा है, यदि किसी को नहीं पता है तो वो वीडियो जाके चेक करें, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो HNO3 की रिएक्शन नहीं होती, उसका रीजन पता चल गया क्यों नहीं होती है। ठीक है, अब HNO3 यदि बहुत ही डाइल्यूट हो, बहुत ही ज्यादा 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 वेरी वेरी डाइल्यूट हो, मतलब 1% HNO3 ही उसके अंदर प्रेजेंट है आपके डाइल्यूट एसिड के अंदर, ठीक है, तो ये रिएक्शन कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज के साथ में। ठीक है, मैग्नीज के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीज नाइट्रेट देता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैग्नीज नाइट्रेट क्या देगा? MnNO3 का होल ट्वाइस। ओके, और ये किसकी कंडीशन में देगा? वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। ओके, तो क्या ये सबको क्लियर है? चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, both dilute HCl and dilute H2SO4 react explosively with active metals like potassium, sodium and calcium, and moderately with less active metal like magnesium, zinc, etc., producing metallic salts and hydrogen. Okay, यहाँ पे देखो टेबल है अपनी, इस टेबल को ध्यान से देखो, क्या नजर आ रहा है आपको इस टेबल के अंदर? एक्टिव मेटल की रिएक्शन जब एसिड से करवाते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो मैग्नीशियम, जेडन, जिंक और फेरस, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक्टिव मेटल से जब इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ओके, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, मतलब आपको एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है? बेसिस के साथ में। जब आप बेसिक ऑक्साइड के साथ में किसी एसिड की रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर। यदि फर्स्ट लेक्चर पे जाए, हम आपको कुछ रिमाइंड करवाऊं मैं, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था जब सोल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? बेसिस से करवाते हैं, तो आपका सॉल्ट बनता है। इसी तरीके से उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, सोल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में क्या बना रहा है? वाटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अपन H2SO4 के साथ में करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? CuSO4 प्लस H2O। ओके, ये रिएक्शन मिलती है हमें, तो ये तो इसका क्या है? सोल्ट है कॉपर का, और ये वाटर हमें मिल चुका है। ओके, देखो नोट, nitric acid is a very strong oxidizing agent, so it is not used in the preparation of hydrogen. अभी जस्ट बताया मैंने, it oxidize hydrogen and form water, thus defeats the purpose of the reaction. Only manganese can produce hydrogen with very dilute nitric acid, 1% acid. ये देखो, ये रिएक्शन गिवन है हमें, जो मैं अभी आपको बताई थी मैंने जस्ट, वो है रिएक्शन विद बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड न्यूट्रलाइज बेसिस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर ओनली। देखो, बेसिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जब अपन कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? एसिड से करवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? सोल्ट और वाटर। फर्स्ट हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 से, तो हमें मिला CuSO4 और वाटर। इसी तरह NaOH की रिएक्शन जब अपन HNO3 से करवाते हैं तो NaNO3 मिलता है और क्या मिलता है? H2O मिलता है। ये सारी रिएक्शंस जो भी यूज हो रही है
आपको सब आनी चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये रिएक्शंस आएगी। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करवानी है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की एसिड के साथ में। ठीक है, अब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये सब क्या होते हैं आपको पता है। कोई भी यदि आपके पास में कंपाउंड है उसके पास में CO3 माइनस आपके पास में स्पीशीज प्रेजेंट है तो वो आपका कार्बोनेट है। HCO3 माइनस प्रेजेंट है तो वो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या फिर बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं वो हम बचपन से हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या होते हैं। ओके, अब क्या करना होता है, जब हम इन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एसिड के साथ में करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, उस मेटल का, और वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो मैंने जस्ट जब लेक्चर स्टार्ट किया तब बोला कि जब आप रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हो किसी के साथ में भी, तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए जनरल कि हाँ इस रिएक्शन को यदि हम इससे रिएक्ट करवाते हैं इस कंपाउंड को तो ये चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है, बाकी हम वो जो भी कंपाउंड लेंगे उसके अकॉर्डिंग बना देंगे यदि हमें पता है क्या बनने वाला है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हम एसिड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं, तो हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ओके, देखो कैसे मिलेगी। यदि मैं बात कर रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ में। ओके, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ में करवाएंगे, मैंने क्या बोला, सॉल्ट मिलेगा। कैल्शियम का क्या सॉल्ट मिल सकता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2। ठीक है, लिबरेट हुई। अब आपको ये चीज देखनी है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। देख लो, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ओके, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो तो 3 है और यहाँ पे भी देखो तो 3 है। ओके, और कार्बन कितना है 1 है, क्लोरीन 2 है, हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हमें करनी आती है। LHS साइड इक्वल होनी चाहिए किसके, RHS साइड के। ओके, तो इस तरीके से आपको कुछ भी मिलेगा आप कर देंगे, कोई भी दूसरी मेटल भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन भी जब अपन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो सेम मिलेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 आने वाला है रिएक्शन को बैलेंस्ड करने के लिए। ओके, अब रिएक्शन बैलेंसिंग क्या होती है, ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। 9th क्लास में हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। ओके, अब देखते हैं क्या है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आपका लेड नाइट्रेट है, ठीक है, सॉरी, आपका जो लेड कार्बोनेट है वो कभी भी एसिड के साथ में, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर ले, उसके साथ में रिएक्ट करके हमें क्या नहीं देता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, वाटर नहीं बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है। दैट्स मीन डायरेक्टली यदि हम बोले तो आपका जो लेड कार्बोनेट होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता ही नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करता है, तो इसका रीजन ये होता है जब भी हम क्या करते हैं, लेड कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो लेड कार्बोनेट क्या करता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जब हम रिएक्शन करवाई हमने उसके HCl के साथ में तो वो इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाता है। ये जो इनसोल्यूबल सॉल्ट बन रहा है इसकी वजह से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाती है। ठीक है, इस वजह से क्या होगी, आपकी रिएक्शन नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखें जो भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो रिएक्शन करने पर इनसोल्यूबल सॉल्ट देते हैं, मतलब उनकी रिएक्शंस होने वाली ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ओके, देखो ये एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट, ये सॉल्ट है SALTS। ओके, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं।
एसिड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ओके, देखो CaCO3 है आपका। जस्ट ये रिएक्शंस तो मैंने सारी बता दी है। देखो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देखो रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट अभी हमने यहाँ पे समझी थी। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट। देखो, इफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसोल्यूबल देन द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड। यही बात मैंने अभी समझाई थी। So we do not expect lead carbonate to react with hydrochloric acid or sulfuric acid. ठीक है, nor does calcium carbonate react with sulfuric acid. आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो रिएक्शन करता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। बिकॉज जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो उसका जो साल्ट होता है, फॉर्म करता है, वो इनसोल्यूबल होता है, जिससे फर्दर आपकी रिएक्शंस नहीं होती है। फर्दर रिएक्शंस नहीं होती है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। ओके, देखो, द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर द ओनली कॉमन कार्बोनेट्स विच एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कार्बोनेट है हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ 2 होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स की। ठीक है, सल्फाइड क्या होते हैं? यदि हम बात करें पर्टिकुलर सल्फाइड की तो सल्फाइड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, SO3 2-। ओके, और बाइसल्फाइड क्या हो जाते हैं? HSO3-। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट थे वैसे ही। ओके, देखो जब हम क्या करते हैं उसी तरीके से होगा, जब हम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई थी वैसे ही होगा। जब हमारी कोई भी बाइसल्फाइड या फिर सल्फाइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ में करवाते हैं तो वही आपको क्या मिलने वाला है? सोल्ट और वाटर तो मिलेगा ही। अब यहाँ पे सल्फाइड में कौन है? सल्फर है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग गैस क्या होती है? SO2, दैट्स मीन सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो बनेगी। जैसे वहां पे कार्बोनेट्स के अंदर क्या मिल रही थी कार्बन की वजह से? CO2 गैस, उसी तरीके से यहाँ पे सल्फर की वजह से क्या मिलेगी? SO2 गैस। ओके, तो करवा लो कोई भी, लाइक कैल्शियम सल्फाइड हमने ले लिया, कैल्शियम सल्फाइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ में, तो जैसे ही करवाएंगे आपका क्या बनेगा? CaCl2, वाटर और SO2 गैस। ठीक है, देखो देखें क्या है, यही है decomposition of sulfides and bisulfides. Acid react with sulfide and bisulfide of metals to liberate sulfur dioxide. ये SO3 की रिएक्शन जब हम HCl में से करवाते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की भी रिएक्शन करवा सकते हैं या फिर सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में, तो वही सॉल्ट, वाटर और SO2 गैस मिलेगी। ठीक है, आपको पता है आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिले या फिर आपको कैल्शियम सल्फाइड मिले, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है यदि कैल्शियम सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन यदि एसिड से करवाते हैं तो वाटर, सॉल्ट और SO2 गैस मिलेगी। तो आप फटाफट बनाओ और रिएक्शन बैलेंस कर दो, वो आपका सही होने वाला है। ओके, अब ये हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कार्बोनेट्स की देख ली, बाइकार्बोनेट्स की देख ली, सल्फाइड की देख ली, बाइसल्फाइड की देख ली। अब लास्ट हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे किसकी? सल्फाइड्स की। अब सल्फाइड, बाइसल्फाइड और सल्फाइड में डिफरेंस होता है। जो अभी हमने जस्ट देखा वो था आपका सल्फाइड, क्या था? सल्फाइड, और वो होता है SO3 2-। अभी जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे सल्फाइड्स की, और ये होता है S-2। ओके, डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में एक और आता है सल्फेट, वो होता है SO4 2-। तो ये कंफ्यूज ना हो, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट क्या होते हैं। ओके, तो जब हम सल्फाइड के साथ में कोई भी आपका मेटल सल्फाइड है उसके साथ में एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा? वही सॉल्ट मिलने वाला है, और जो अब की बार आपको गैस मिलेगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। ठीक है, तो कोई भी मेटल के साथ में रिएक्शन करवा दो, मेटल सल्फाइड के साथ में, लाइक ZnS,
के साथ में यदि हम रिएक्शन करवाते हैं HCl की, तो हमें क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस गैस कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, चलो देखो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, एसिड रिएक्ट विथ मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो ZnS की रिएक्शन जब हम HCl के साथ में करवाते हैं तो ZnCl2 और H2S बनता है। उसी तरीके से जब अपन FeS की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो FeSO4 और H2S मिलता है। ओके, सो ये थी अपनी डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो है हमें रिएक्शन देखनी है एसिड की क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स के साथ में। ठीक है, तो बहुत ही कम ऐसे क्लोराइड और नाइट्रेट्स है जो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आपके नाइट्रेट और क्लोराइड्स होते हैं वो किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ में रिएक्ट करना प्रीफर करते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखो यदि मैं बात करूं फ्यू क्लोराइड्स कौन कौन से हैं, फ्यू क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सच एज बेरियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट। यदि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा हमें BaSO4 और HCl मिल जाएगा। इसी तरह लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में तो हमें HNO3 मिलेगा और PbSO4 मिलेगा। ओके, इसी तरह हम HCl की करवाएंगे तो वही HNO3 और PbCl2 मिल जाएगा। तो ये केवल 3 ऐसे अपने पास में नाइट्रेट और क्लोराइड है जो आपके डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं। बाकी के जितने भी आपके क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स है वो क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे मैम हमें समझ आ गया आपने जो बोला, लेकिन ये डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट का क्या कंसेप्ट है, तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, यदि मैं बात करूं, हमने सबसे पहले लिया NaCl की रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ में बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या है 200 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस कंडीशन में आपका जो रिएक्शन होगी तो उसमें प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl तो मिलना ही है जैसे मैंने जस्ट कहा। यदि सेम रिएक्शन हम करवाते हैं अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस पे, पहले टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम था, अब 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया, तो आपको सोडियम सल्फेट मिलेगा प्रोडक्ट और HCl तो मिलना ही मिलना है। तो क्या आपको ये समझ आया, जब हमने सेम रिएक्टेंट लिए बट टेम्परेचर डिफरेंट कर दिया, ठीक है, रिएक्टेंट सेम थे और टेम्परेचर डिफरेंट हो गया तो आपका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है आपका प्रोडक्ट कि कौन सा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं कंसंट्रेटेड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और यदि अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम सल्फेट मिलता है। ओके, तो क्या सबको समझ आए यहाँ तक। अब हमें देखना है जनरल यूजेज ऑफ एसिड, एसिड के जनरल क्या यूज होते हैं। तो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा भी है, तो जनरली हमें पता है एसिड क्या क्या काम करता होगा। ठीक है, एसिड्स होते हैं वो हमारे कुकिंग में भी हेल्प करते हैं, लाइक हम बात करें विनेगर हेल्प करता है कुकिंग में। इसके अलावा आपकी मेटल्स को क्लीन करने में एसिड हेल्प करते हैं। ठीक है, यदि इसके अलावा बात की जाए तो बेकिंग पाउडर्स के फॉर्मेशन में, फर्टिलाइजर्स की तरह, एक्सप्लोजिव की तरह यूज किए जाते हैं एसिड। बट अब हमें देखना है कौन सा एसिड क्या चीज करने में, कौन सा काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं आपका पर्टिकुलर एसिड पर्टिकुलर क्या वर्क करता है, उसका क्या यूज होता है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें बोरिक एसिड, जो होता है आपका H3BO3, कुछ एसिड्स हमें याद होने चाहिए। तो बोरिक एसिड है वो आई वॉश, एंटीसेप्टिक आई वॉश में क्या होता है, यूज होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में और विटामिन सी प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है वो इंक स्टेन रिमूवर होता है, इंक का यदि स्टेन आपके कहीं लग गया है तो आप ऑक्जेलिक एसिड यूज करते हो तो उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। ओके, कार्बोनिक एसिड होता है वो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में हेल्प करता है, ड्रिंक को फ्लेवर्ड करने में, ड्रिंकिंग में यूज होता है। हमने जब
कार्बोनिक एसिड पढ़ा था तब भी मैंने बताया था। ओके, टार्ट्रिक एसिड होता है वो बेकिंग पाउडर की तरह यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड होते हैं टेबल विनेगर एंड इन कुकिंग, पता है हमें विनेगर में होता है और कुकिंग में यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स, पिकलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिकलिंग क्या होती है, सिंपल सी बात है, जो आगे लिखे हुए है वही है। मेटल्स को क्लीन करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं। और उसमें कौन हेल्प करता है, एसिड्स हेल्प करते हैं, और मेनली कौन सा एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड हेल्प करता है मेटल की पिकलिंग में, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्या करता है, परफ्यूम्स और मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड मेडिसिन। नाइट्रिक एसिड्स होते हैं वो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, और फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक पर्टिकुलर एसिड आपका क्या काम कर रहा है, कैसे यूज होता है, आपको पता होनी चाहिए, पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने कहा था कि चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहले एसिड, बेस और फिर सॉल्ट्स। एसिड वाला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। हमने एसिड की जितना भी चीजें थी सारी देख ली है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, टाइप्स, सब हमने क्लियर कर लिए। ओके, यदि यहाँ तक इस पोर्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।